वेल हेलो गाइस, वेलकम टू IBTS। आज हम अपने HPGK का पहला लेक्चर करने जा रहे हैं। हम HPGK को बहुत ही सरल भाषा में और एकदम सीरीज में लेके चलेंगे ताकि सब कुछ आराम से समझ आए। आज हम देखेंगे कि किस तरह हमारा जो प्यारा हिमाचल प्रदेश है, किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है, फिर किस तरह से वो एक यूनियन टेरिटरी बनता है, जिसके बनने पे बहुत सारे जो हिमाचल के नेता थे उस टाइम पे, वो बहुत नाराज हो गए थे कि अब तो यूनियन टेरिटरी बन गया, अब तो कभी ये स्टेट बन ही नहीं पाएगा। और किस तरह से फिर हमने इन मुसीबतों से जूझते हुए किस तरह से हमने अपना स्टेटहुड जो है वो हमने पाया, ये सब हम आज देखेंगे। अच्छा, अब एक तरीका तो यह है कि मैं डायरेक्टली शुरू कर दूं कि फॉर्मेशन ये हुई और इस तरह से हमें ये मिल गया। एक तरीका ये है कि हम बैकग्राउंड समझते हुए चलते हैं कि उस टाइम पे देश में क्या हो रहा था और फिर उसके बाद उसका स्टेट पे क्या असर पड़ रहा था। इससे क्या होगा, आपको चीजें कोरिलेट रहेंगी, सब कुछ याद भी रहेगा और कुछ रटना भी नहीं पड़ेगा। तो हम दो डेट्स को ध्यान में रखेंगे। एक 15 अगस्त 1947 क्या हुआ था जी, इंडिपेंडेंस हुआ था जी। एक 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था जी, रिपब्लिक बन गए थे। रिपब्लिक माने उस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनके लागू हो गया था। ठीक है, रिपब्लिक डे मनाया था हमने उस दिन 26 जनवरी 1950 को पहली बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। तो ये दो डेट्स जो है याद रखेंगे। अब देखते हैं उस टाइम पे हो क्या रहा था। जैसे ही हमारा देश जो है उसको इंडिपेंडेंस मिलती है, मैं इंडिपेंडेंस से स्टोरी को शुरू करूंगा। इंडिपेंडेंस मिलती है 47 में। तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, जो आपका इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें बोला जाता है कि आपकी जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, अब उस टाइम पे सिर्फ जैसे स्टेट्स आ जाए, उस टाइम पे इस तरह की स्टेट्स होती नहीं थी। उस टाइम पे दो तरह की एंटिटीज थी। एक थी प्रोविंसेस, एक होती थी प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रोविंसेस जो थी वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्न करते थे और जो प्रिंसली स्टेट्स थी उसको गवर्न ब्रिटिश ही करते थे, लेकिन एक प्रिंस के थ्रू, यानी एक प्रिंस के थ्रू उस स्टेट को वो गवर्न करते थे। तो वहां पे उनका एक प्रिंस वो इलेक्ट करते थे, नॉमिनेट करते थे कि इसको प्रिंस रखो और तू इस तरह से राज करेगा, उसको बताते थे। प्रोविंसेस में तो ब्रिटिशर्स का ही राज था। अब क्या हुआ कि जैसे ही इंडिपेंडेंस मिलती है तो इनको एक चॉइस मिल गई। सारी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको बोला गया कि आपके पास तीन ऑप्शन है, आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो आप इंडिया को ज्वाइन करो, या आप पाकिस्तान को ज्वाइन करो, या आप न्यूट्रल भी रह सकते हैं। अच्छा, अब उस टाइम पे न्यूट्रल रहने वाला कोई काम था नहीं, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान बड़ी एंटिटीज थी और बहुत सारे लोग चाहते भी थे कि एक मतलब इंडिया में हम जाएं और बहुत सारे लोग चाहते थे हम पाकिस्तान में जाएं। तो उस टाइम पे इंडिपेंडेंट रहना कोई समझदारी की बात थी नहीं। और उस पर सबसे ज्यादा जो हमारी हेल्प की थी वो की थी पटेल साहब ने। सरदार पटेल जो थे, उन्होंने जो जितनी भी सारी आपकी प्रिंसली स्टेट्स थी, जितने भी राजा थे, उनको कैसे ना कैसे करके, कभी किसी को बेला फुसला के, कभी किसी को डंडा दिखा के, उनको एक यूनियन बनाया हमारा इंडिया का। अच्छा, उस टाइम पे हुआ क्या कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनमें से तीन प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम पे, टोटल जो आपकी स्टेट्स थी प्रिंसली स्टेट्स जहां पे प्रिंसेस थे वो थी 552 स्टेट्स। उसमें सारी स्टेट्स मान गई, 549 स्टेट्स जो थी वो मान गई इंडिया को ज्वाइन करने के लिए कि ठीक है जी हम इंडिया बनाएंगे। पर इसके साथ हुआ क्या कि जो तीन स्टेट्स थी उन्होंने मना कर दिया कि हम इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते, हम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, या तो हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ये उनका बोलना था। अब जूनागढ़, कौन कौन सी थी वो तीन जगह, एक थी जूनागढ़, एक थी हैदराबाद और एक थी जम्मू कश्मीर। ये तीन स्टेट्स थी। जूनागढ़ आपका इस टाइम प्रेजेंट में गुजरात में। तो जूनागढ़ में जो था क्या किया गया, वहां पर रेफरेंडम कराया गया, यानी लोगों से वोटिंग कराई गई कि आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। तो वहां पे वोटिंग का जो रिजल्ट आया वो आया कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जूनागढ़ हमें वापस मिल गया 552, अब 550 हो गए, दो स्टेट्स बच गई। हैदराबाद में पुलिस एक्शन किया गया, पुलिस को भेजा गया और हैदराबाद आ गया इंडिया के पास, 551 हो गए। एक बचा जम्मू एंड कश्मीर, ये तब आया जब पाकिस्तान ने एक तरफ से हमला कर दिया था और इनका जो किंग था उसको उस टाइम पे प्रोटेक्शन चाहिए थी इंडिया से। तो उन्होंने एक फॉर्म साइन किया जिसको कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं। वो फॉर्म साइन करके ये भी इंडिया में आ गया, ये भी इंडिया में आ गया। तो इस तरह से हमारी जो 552 स्टेट्स थी वो हमारी बन के हमने एक यूनियन बनाया। अब अगर इन सब चीजों को आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ आएगी कि जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी ये एक तरह का एड हॉक, यानी एक तरह का टेम्परेरी अरेंजमेंट करके हमने इनको
जो है एक यूनियन बना दिया। उस टाइम पे स्टेट्स का कुछ था नहीं फॉर्मेशन, हिमाचल उस टाइम पे था नहीं, मतलब एक तरह से स्टेट था नहीं, ना किसी तरह का कोई स्टेट था, बस कुछ ना कुछ प्रिंसली स्टेट्स थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ, अब हम हिमाचल वाला पार्ट जो है उसको शुरू कर रहे हैं। तो अब ये हमने जो 552 प्रिंसली स्टेट्स देखी, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद जिनको ऑप्शन मिला था कि आप इंडिया के साथ जाइए, पाकिस्तान के जाइए, या आप इंडिपेंडेंट रहिए, तो उन 552 स्टेट्स में से हिली एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्र जो थे आपके, जो इस टाइम प्रेजेंट हिमाचल है, वहां पे 30 प्रिंसली स्टेट्स, याद रखिए इन्हीं में से 30 प्रिंसली स्टेट्स। अब 30 कोई बहुत बड़ी नहीं है, कुछ बहुत छोटी प्रिंसली स्टेट्स भी होती थी, कुछ बहुत बड़ी भी होती थी, जैसे महासू है जो कि आपका प्रेजेंट टाइम शिमला और सोलन में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे जो 30 प्रिंसली स्टेट्स थी, उन्होंने मिलके एक तरह की एक स्टेट बनाई। वो 30 प्रिंसली स्टेट्स जो है वो साथ में आई, और वहां पे आपकी फॉर्मेशन होती है, पहली बार किस चीज की फॉर्मेशन होती है 15 अप्रैल को। ये सारा काम हुआ 15 अप्रैल को। कौन सी साल है ये? 15 अप्रैल 1948 को 30 प्रिंसली स्टेट्स आपकी हिमाचल का फॉर्मेशन कर देती हैं। और इसमें आपकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। कौन सी 4 डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं? आप इसको सी, एम और एस से याद कर सकते हैं। अब इसमें एक था चंबा, एक थी सिरमौर, एक थी आपकी मंडी, और एक थी महासू। अब अगर मैं उस टाइम के आपको मैप की बात करूं तो वो आपको इजीली अवेलेबल होते नहीं है, तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा देखें मैप को, तो अगर आप देखेंगे तो इस तरफ जितना भी एरिया है, जिसमें से नीचे की तरफ आप अगर हिमाचल के मैप को देखेंगे तो ये वाला सारा किन्नौर का पार्ट है। उस टाइम पे ये डिस्टिंक्शन थी नहीं, किन्नौर हमारे पास था नहीं, तो ये सारा का सारा महासू था। इस तरफ कहीं चंबा था, सी शेप का एक चंबा, आप उसको याद रख सकते हैं। महासू के साथ ही इधर को मंडी लगती थी, और साथ में आपका चंबा इस तरफ है, और सिरमौर इसके साथ ही नीचे को। तो ये आपकी एक कुछ ना कुछ मैंने हल्की सी रफ सी फिगर बना दी है। महासू बहुत बड़ा था, उसमें किन्नौर भी था उस टाइम पे, और उसी महासू में से थोड़ा सा निकल के बाद में आपका सोलन भी बना था। अब आप इसको सिर्फ रेफरेंस के तौर पे लेंगे। उस टाइम पे 4 डिस्ट्रिक्ट्स बनी थी, तो ये थी वो सारी 4 डिस्ट्रिक्ट्स। और बाकी अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में जो सेपरेशन है ना सारी, ये सारा पंजाब है, ये भी पंजाब है। उस टाइम पे कांगड़ा भी पंजाब में था, ये सारा पंजाब है, लाहौल स्पीति, ये सब कुछ पंजाब है यहाँ पे। अगर आप हिमाचल का मैप देखेंगे तो उनमें से इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को देख छोड़ के बाकी सब कुछ पंजाब था। वो बाद में हम देखेंगे किस तरह से हिमाचल में वो ऐड होता है। अच्छा, ये हो गया। फिर हुआ क्या कि हमें मिली 4 डिस्ट्रिक्ट्स, और हिमाचल को उस टाइम पे डिक्लेयर कर दिया गया क्या? CAT, क्या? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी। और इसका मतलब ये था कि वहां पे हम एक CCP बन गए थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो थे वो हम बन गए थे, चीफ कमिश्नर प्रोविंस थे उस टाइम पे हम। उस टाइम पे वहां पे कोई इलेक्टेड तरह का मेंबर, इलेक्टेड जो है एग्जीक्यूटिव होता नहीं था। इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव माने वहां पे CM VM का उस टाइम पे था नहीं। उस टाइम पे एक ही बंदा होता था, चीफ कमिश्नर, जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था। अब प्रेसिडेंट ने जिसको अपॉइंट कर दिया उसके पास सारी पावर्स थी। और उस टाइम पे पहला जो आपका चीफ कमिश्नर था वो आपके बने NC मेहता। NC मेहता। अभी आप सिर्फ टाइमलाइन को समझिए, अगर आपको थोड़ा सा और फैक्चुअल स्टेटमेंट्स का चाहिए तो वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, उसकी कोई बड़ी बात नहीं। चीफ कमिश्नर जो हमारा पहला बना वो हमारा बना NC मेहता। और अगर मैं, ये तो हमारा पहला था, अगर दूसरे की बात करूं तो वो पेंडेरियल नाम का एक बंदा था, वो बना था हमारा दूसरा चीफ कमिश्नर। तो ये थी हमारी कहानी जब तक हम एक चीफ कमिश्नर बनते। अच्छा, अब आप एक बात सोच के देखिए कि जिस टाइम पे सारा का सारा इंडिया आजाद हुआ पड़ा है, सारा इंडिया इस टाइम पे इंडिपेंडेंस है, सबने अपनी अपनी लड़ाई लड़ी है। हिमाचल में ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स थी, इसलिए आजादी में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना बाकी स्टेट्स का मैं मान सकता हूँ कि उतना ज्यादा होगा। बट जब सबको इंडिपेंडेंस मिल रही है तो हिमाचल के जो हिली स्टेट्स थी उनके लोगों के पास भी मतलब दिल में एक बात तो थी कि अब जब कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, डेमोक्रेसी आ रही है, तो हमें भी तो मौका मिलना चाहिए अपने आप को गवर्न करने का। हमारे भी तो इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए, हमारे यहाँ पे भी तो इलेक्शन होने चाहिए, हमारे यहाँ पे भी होने चाहिए ना। तो ये सब था, तो ये सब कुछ जब दिमाग में था और हमारे पास पहला बंदा आ गया चीफ कमिश्नर, जिसका नाम था NC मेहता। और जो आपका चीफ कमिश्नर था वो कौन होता था, अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता था ICS, यानी अगर आप इसको देखेंगे तो आज के टाइम का IAS, क्योंकि ICS जो है उसी का नाम चेंज कर दिया गया था 1960s में IAS में। तो ये IAS लॉबी जो थी उस टाइम पे, इसका बहुत प्रभाव था आपकी जो पूरी स्टेट थी, सारे डिसीजंस इनके पास थे।
तो इनको रोकने वाला कोई था नहीं। हालांकि इनके साथ एक काउंसिल बनाई गई थी, पर उस काउंसिल के पास ज्यादा पावर्स थी नहीं। अगर मैं आपको उस काउंसिल के बारे में बताऊं तो उसका काम सिर्फ एडवाइजरी था, और उसका नाम भी एडवाइजरी काउंसिल था। क्या नाम था? एडवाइजरी। और इनके पास कुछ खास पावर्स थी नहीं, क्योंकि एनसी मेहता साहब इनको इग्नोर कर देते थे। तो एडवाइजरी जो काउंसिल थी उसमें टोटली 9 मेंबर्स थे, जिनका अगर मैं और फर्दर डिवीजन करूं तो 3+6 में मैं इनका डिवीजन कर सकता हूं। ये 3 बंदे जो थे ये प्रिंसली स्टेट्स, जिनको कि हमने देखा, जो 30 प्रिंसली स्टेट्स ने खुद में फॉर्मेशन करके 4 डिस्ट्रिक्ट्स बना के हिमाचल फॉर्म कर दिया। अब जो आपकी एडवाइजरी काउंसिल थी, जो एनसी मेहता के साथ थी, उनको थोड़ा बहुत एडवाइस देती होगी पर वो मानते नहीं, तो उन 9 में से 3 मेंबर आए थे प्रिंसली स्टेट्स में से, उनके रिप्रेजेंटेटिव। और ये जो 6 मेंबर थे ये थे पीपल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं इनको, पर मेनली ये कांग्रेस के, जो कांग्रेस की पार्टी जो थे उनके ही थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे सिर्फ एक ही पार्टी थी, तो उसी में से सब कुछ होता था। तो ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव थे। अगर मैं इनके एक बंदे का आपको नाम बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल के लिए, जो कि हिमाचल जब स्टेट बन गया तो हिमाचल स्टेट के पहले सीएम भी रहे, वाईएस परमार सर। ये इस जो आपकी काउंसिल थी इसके मेंबर थे। और अगर मैं आपको 1-2 नाम और बताऊं, हालांकि 6 नाम है यहाँ पे, तो ये पदम देव। तो इस तरह के 6 बंदे थे हमारे पास। और इस तरफ से जो आपकी 3 स्टेट्स थी, 3 पिछली स्टेट्स थी, वो आपके पास आई जिन्होंने इनको एडवाइजरी करने का काम किया। तो उसमें एक अगर आप देखें तो चंबा थी, एक मंडी थी, और एक अगर आप देखेंगे तो एक बागपत थी। तो ये 3 इसमें प्रिंसली स्टेट्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव आए थे। तो यहां तक हो गई बात यह कि किस तरह से आईसीएस जो थे उस टाइम पे, जो कि चीफ कमिश्नर बनते थे, हिमाचल के लोगों को कुछ खास पसंद था नहीं। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम देखते हैं कि ये आपकी बात चल रही है 1948 की। 1948 के बाद 1950 मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आ जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही प्रोविजन था कि भारत की जितनी भी आपकी जो भी एंटिटीज हैं उनको 4 तरह की स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा। 4 तरह की स्टेट्स में। अब पहली ए, फिर बी, फिर सी और फिर डी, 4 तरह की स्टेट्स होंगी। जो ए स्टेट होगी वो होगी गवर्नर प्रोविंस, जहां पे गवर्नर जो है, जो एग्जीक्यूटिव हेड होगा वो गवर्नर होगा, हेड होगा गवर्नर। बी जो स्टेट्स थी वो थी आपकी जिसमें कि हेड होगा आपका राज प्रमुख। ठीक है, राज प्रमुख बोले, जैसे यहाँ पे गवर्नर है वहां पे राज प्रमुख होगा। ये जो सी था, सी टाइप की जो स्टेट्स थी, इन स्टेट्स में जितनी भी पुरानी आपकी चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस थी और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी चीफ कमिश्नर की प्रोविंसेस, यानी यहाँ पे हिमाचल भी आएगा क्योंकि हिमाचल एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस था। तो इन सी स्टेट्स में वो स्टेट्स आई जो कि पहले, यानी वो एंटिटीज आई जो कि पहले चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी, और कुछ वैसी भी आई जो कि प्रिंसली स्टेट्स भी थी। हमें मतलब यह है कि हिमाचल भी एक पार्ट सी स्टेट बन जाता है, पार्ट सी स्टेट बन जाता है यहाँ पे आके हिमाचल। ये हमारे लिए समझना जरूरी है। हमने देखा पहले आपका चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनता है, फिर बाद में आपका अब बन जाता है पार्ट सी स्टेट। ये आपके लिए समझना जरूरी है। अब जैसे ही पार्ट सी स्टेट बनता है तो अब तक याद रखिए कि अब तक हिमाचल यूनियन टेरिटरी बना नहीं है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि अब तक ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है स्टेट और यूटी बनने का। इस टाइम पे 4 तरह की स्टेट्स में सब कुछ डिवाइडेड है, तो हर कोई स्टेट है। तो पार्ट ए स्टेट, बी स्टेट, सी स्टेट, और जो आपकी डी स्टेट है उसमें सिर्फ एक जो एंटिटी थी वो था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, उसको सेपरेट रखा गया था पार्ट डी में। हमें मतलब है पार्ट सी से। अब पार्ट सी में जब हिमाचल गया तो एक बात तो ये थी कि अब से क्या हुआ कि जो आपका चीफ कमिश्नर था उसकी बॉडी को कैंसिल कर दिया गया। चीफ कमिश्नर अब से नहीं होगा। क्या होगा? उसकी जगह आएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे आएगा? अपॉइंट किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। और इसमें एक बात अच्छी हुई कि पहली बार यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, यानी जो हम चाहते थे वो हमें थोड़ा बहुत तो मिल गया। लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई और बाद में आ गए इलेक्शंस। अब इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के बाद आप कुछ लोगों को इलेक्ट करेंगे और वो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएंगे। यहाँ पे एक चीज ये अच्छी हुई, बट मेन बात ये थी कि जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो अभी भी अपॉइंट हो रहा है। अपॉइंट हो रहा है, वो आप इलेक्ट नहीं कर रहे हो अभी भी। तो जब वो अपॉइंट हो रहा है और उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है, तो अभी भी क्या हो रहा है कि आपका जो सारा काउंसिल था और जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के अंडर है, और सारा का सारा जो आपकी स्टेट है उसका कंट्रोल सारा प्रेसिडेंट के अंडर है। तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली थी तो बनी तो सही, बट इसका कुछ
खास उतना वो काम रहा नहीं, क्योंकि सारा जो कंट्रोल था वो प्रेसिडेंट के पास था। अब इसमें एक चीज जो बार बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, वो ये है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली पहली बार बनी उसमें 36 सीट थी, 36 सीट थी। और उस टाइम पे कांग्रेस का इतना बोलबाला था कि 36 में से 24 सीट्स 36 में से 24 सीट्स जो थी वो कांग्रेस के पास चली गई। और यहीं पे हमें मिलते हैं अपने पहले सीएम। अब तक हम स्टेट बने नहीं है, इस बात पे याद रखेंगे। इस बार आपके जो सीएम है वो बन जाते हैं वाइस परमार। और जो आपके मैं बात कर रहा हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर की, वो पहले बन जाते हैं, जो कि अपॉइंट होते हैं लेफ्टिनेंट हिम्मत सिंह। लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे हिम्मत सिंह बन जाते हैं पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहां तक होती है इतनी बात। अभी हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली आ गई, लेकिन उतनी ज्यादा पावर नहीं आई, क्योंकि सारा जो सब कुछ प्रेसिडेंट के हाथ में। अब यहाँ पे एक बात और हो जाती है कि ये बात हो रही है 1952 की, जहां पे आपके श्याम शरण नेगी साहब जो है वो आपका पहला वोट देते हैं, फर्स्ट वोटर भी बनते हैं। और यहाँ पे इलेक्शन के बाद कांग्रेस भी जीत जाती है। अब क्या हुआ कि साल आता है 1954। अभी अभी हमने बात की कि किस तरह से जो हिमाचल है उसको पार्ट सी स्टेट का दर्जा मिलता है, पार्ट सी का बन जाता है वो। जैसे ही हिमाचल पार्ट सी का वो बनता है, पार्ट सी स्टेट बनता है, उसी टाइम पे जो बिलासपुर था उसको भी उसी तरह का दर्जा दिया जाता है। और बीच में क्या किया जाता है कि बिलासपुर के जो राजा थे, आनंद चंद जो राजा थे बिलासपुर, आनंद चंद इसके राजा थे। अब ये जो थे ये अड़े हुए थे कि मेरे को हिमाचल के साथ नहीं जाना। इनका मानना यह था कि इनको पंजाब के साथ जाना है, इनका मानना यह था। और उस टाइम पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि जो बिलासपुर जो उन्होंने एक एंटिटी बनाया था अलग से, उसका चीफ कमिश्नर जो था वो बिलासपुर के राजा को ही बना दिया, ताकि उनको थोड़ी सी वो ऐसे होप दे सके कि नहीं नहीं सब कुछ आपके कंट्रोल में ही है। तो 1954 तक आते आते क्या है, इनको पता चल जाता है कि हम अगर बाद में अलग रहे तो हम स्टेट भी नहीं बन पाएंगे, और स्टेट नहीं बन पाए, अगर कहीं गलती से यूनियन टेरिटरी बन गया तो सारा का सारा कंट्रोल तो प्रेसिडेंट के हाथ में होगा। जैसे कि हम आज भी देखें तो दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, दिल्ली के पास ना अपनी पुलिस है। दिल्ली एक स्पेशल केस है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर के पास भी होगा। जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है। लेकिन मैक्सिमम बाकी आप यूनियन टेरिटरीज देखेंगे, अंडमान निकोबार देख लो, लक्षद्वीप देख लो, इनकी पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है। प्लस और चीज क्या है कि सारा का सारा कंट्रोल प्रेसिडेंट के पास होता है, क्योंकि इनका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जो इनका एडमिनिस्ट्रेटर होता है, यानी जैसे हमारे जो स्टेट है हिमाचल है उसमें इस टाइम पे गवर्नर है, जो नॉर्मल यूटीज होती हैं उनमें एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो उसके पास सारी पावर होती है और लोगों के पास पावर नहीं होती। तो इनको ये बात तो समझ में आ गई थी। और 1954 तक आते आते क्या हुआ कि बिलासपुर जो था उसको जोड़ दिया गया हिमाचल में, एचपी में। अब हमने देखा था कि 4 डिस्ट्रिक्ट पहले से ही थी, प्लस एक बिलासपुर आ गई, तो 1954 में हमारे पास 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन जाती है। अब ये ऐसे ही नहीं आए थे, इनको बोला गया कि आप जब आएंगे तो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें हमने देखा 36 सीट में से 24 पे कांग्रेस जीती थी, हमने क्या किया कि इनको कुछ सीट्स और दे दी, और टोटल सीट्स जो थी वो अब हो जाती हैं 41, जैसे ही बिलासपुर इसमें ऐड होता है। तो अब हमारे पास सीट्स, अपना जो स्टेट्स की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हो जाती हैं 5, जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं वो हो जाती हैं 41, क्योंकि हमने बिलासपुर को भी कुछ सीट्स जो है वो देनी थी। अब देखते हैं इसके बाद हमारा क्या प्रोसेस रहा, क्योंकि अब कमीशन भी आ रहा है, फजल अली कमीशन आता है और स्टेट्स रिओर्गेनाइज होती हैं, हिमाचल एक यूटी बनता है। उस चीज को देखेंगे और बैकग्राउंड को भी समझेंगे साथ के साथ। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए IBTS इंस्टीट्यूट को और करें अपने HAS एंड अलाइड सर्विसेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। अच्छा, तो बिलासपुर के जुड़ने के बाद आपका 1954 में जब बिलासपुर जुड़ जाता है और हमारे पास 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो बन जाती हैं, उसी दौरान क्या हो रहा होता है कि हमारे पास बहुत सारे कमीशंस बैठते हैं, बहुत सारी कमिटीज आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि जैसे ही आपका 48 47 के बाद जिस तरह से ये बात चल रही थी, जो स्टेट्स हैं उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कौन कौन साथ में होगा, तो एक चीज ये बहुत चरम पे चल रही थी और बहुत बहस में थी कि जो स्टेट्स हैं उनको लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के बेस पे आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करो। कि मान लीजिए तेलुगु बोलने वाले लोग हैं वो तेलुगु वाली एक स्टेट बना लेंगे, पंजाबी बोलने वाले लोग हैं वो पंजाब बना लेंगे। तो उस तरह से जो है वो डिस्टिंक्शन और एक अलग स्टेट बनाने की बात चल रही थी। अब उसी जो एक श्रेणी है उसमें सबसे पहले एक कमीशन बैठता है, उस कमीशन का नाम था धार कमीशन। धार कमीशन ये 1948 में ही बैठता है। इस कमीशन को बोला गया था कि क्या
लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाना फिजिबल है, क्या ऐसा करके अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? धार कमीशन जो है बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पे आप स्टेट्स नहीं बना सकते। उसने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, कि आपको एडमिनिस्ट्रेट करने में आसानी हो, इस तरह से आप स्टेट्स बनाइए। जैसे आज भी अगर आप देखेंगे तो हिमाचल में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन हैं। वो हमने क्यों बनाए? ताकि हमें एडमिनिस्ट्रेट करने में आसानी हो। तो इसलिए धार कमीशन बोलते हैं कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं होगा। अब इसका अपोजिशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जवाहरलाल नेहरू को खुद ही एक कमेटी बनानी पड़ती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिता भी सीतारमैया, ये 3 लोग होते हैं। ये 3 लोग होते हैं, ये कमेटी बनाते हैं, ये भी बोलते हैं कि नहीं यार, लैंग्वेज के बेसिस पे बात नहीं बनेगी। अब इस टाइम पे होने क्या और लगता है कि ये 1940 और 50s की बात है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो साउथ है आपका, साउथ में बड़ा टर्मोइल चल रहा होता है, क्योंकि उनको बड़ी दिक्कत हो रही होती है कि हम कहाँ जाएंगे। जो तो तेलुगु बोलने वाले लोग थे वो बोल रहे थे कि हमें एक अलग स्टेट दे दो, और वही स्टेट बाद में एक आंध्रा भी बनती है। अभी आंध्र प्रदेश नहीं बनता है, वो बाद में बनता है। एक अलग से वो स्टेट बनाने की मांग करते हैं। उसी टाइम पे एक बंदा था जिसका नाम था श्रीमुलु। उस जो एक बंदा था, इसने 56 दिनों की हंगर स्ट्राइक की, और इस स्ट्राइक के बाद क्या हुआ कि एक अलग स्टेट फॉर्म कर दी तेलुगु बोलने वाले लोगों ने, आंध्रा स्टेट। और ये सिर्फ साउथ में नहीं चल रहा था, ये हर जगह चल रहा था। जैसे इस टाइम पे हिमाचल में भी मांग हो रही थी कि जो हिली स्टेट्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना चाहिए। ठीक, तो ये सब चल रहा था। अब 1956 के बाद आपका जो लास्ट कमीशन आपका आता है, उस कमीशन का नाम था फजल अली कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है हमारे लिए, क्योंकि इसमें इसी की वजह से एक्चुअली पंजाब, हिमाचल जो है वो पंजाब में आपका जुड़ा नहीं जाके। इस कमीशन में 2 मेंबर्स और थे, एक एच.एन. कुंजरू और एक के.एम. पणिकर, ये 3 लोग थे। इन 3 लोगों में से ये थे आपके चेयरमैन इस कमेटी के। ये कमेटी भी इसीलिए बनाई गई थी कि क्या लैंग्वेज पे बेस पे आपका जो है स्टेट को डिवाइड करना, स्टेट्स बनाना, वो सही रहेगा या नहीं। इस कमेटी ने ब्रॉडली, ये जो शब्द है ना ब्रॉडली, इसको ध्यान रखेंगे। ब्रॉडली मोटे मोटे तौर पे एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ठीक है, मतलब बनानी है बना लो, बट कुछ उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। ये नहीं होगा कि आप तेलुगु बोलने वाले अलग हो जाएंगे, पंजाबी बोलने वाले अलग हो जाएंगे, मणिपुरी बोलने वाले अलग हो जाएंगे। इस तरह से नहीं होगा। एक लैंग्वेज के लिए एक स्टेट नहीं होगी, हम डाइवर्सिटी को मेंटेन करेंगे। ब्रॉडली हम कहीं ना कहीं जहां बहुत ही ज्यादा ऐसा एक ही लैंग्वेज बोलने वाले हैं, उसको आप बना दो। ब्रॉडली एक्सेप्ट किया था इसने। उस टाइम पे हिमाचल की भी बात चली। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इस कमेटी के जो बाकी 2 मेंबर्स थे, जिनकी मैंने बात की आपसे, वो बोल रहे थे कि जो हमारा हिमाचल है, 1956 की बात है ये, इस टाइम पे जो हिमाचल है वो डेवलप्ड नहीं उतना, ना वहां पे ट्रांसपोर्ट है, ना वहां पे कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, पानी वानी है, बट वहां पे बिजली वाला डिपार्टमेंट उतना अच्छा है नहीं। अब तो हम दिल्ली को बिजली बेच रहे हैं, पंजाब को बिजली बेच रहे हैं, अब की बात अलग है। उस टाइम पे ना नेटवर्क था, रोड्स नहीं थे, सोर्सेज नहीं थे, और बहुत मतलब पिछड़ा हुआ इलाका बोल सकते हैं आप उस टाइम पे उसको, इस तरह का इलाका था उस टाइम। तो जो बाकी 2 मेंबर्स थे वो बोल रहे थे कि आपका जो हिमाचल है, अगर आप उसको पंजाब के साथ जोड़ेंगे तो पंजाब इस टाइम पे जो है एग्रीकल्चर ग्रो करने वाला था। 1960s में आप देखेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आती है, तो आप उसको पंजाब के साथ अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा कि हिमाचल भी साथ साथ डेवलप हो जाएगा। और इस बात का जो ऑपोजिशन था वो सिर्फ ये लोग नहीं कर रहे थे, वाई.एस. परमार साहब भी कर रहे थे, और बाकी जो पार्टी के लोग थे वो भी कर रहे थे। तो इन सबके ऑपोजिशन के बाद क्या हुआ कि फजल अली जो थे उन्होंने भी इस चीज का अपोज किया। फजल अली और वाई.एस. परमार, इन दोनों ने अपोजिशन किया। फजल अली जो थे चेयरमैन थे, उनकी बात मानी गई। उन्होंने बोला कि हिमाचल जो है वो हिली स्टेट है, हिली स्टेट की जरूरतें अलग हैं, वहां के लोग अलग हैं, कल्चर अलग है, आप उसको पंजाब में मत मिलाइए, इट शुड बी ए सेपरेट एंटिटी। इसीलिए उस टाइम पे अगर हमें पंजाब में मिल जाते तो हो सकता था कि हमें कहीं ना कहीं कोई स्टेटहुड पंजाब के साथ मिल जाता, सेपरेट नहीं मिलता। इसलिए हमने उस टाइम पे इस चीज को ठुकराया और हम बने एक यूटी, हम बन गए यूनियन टेरिटरी। अगर आज की यूनियन टेरिटरी के हिसाब से आप देखेंगे तो यूनियन टेरिटरी के पास कोई खास पावर होती नहीं, कुछ यूनियन टेरिटरीज को छोड़ के, जैसे मैंने आपको बताया दिल्ली, लक्षद्वीप, दिल्ली और पुडुचेरी हो गया। इनमें क्या होता है, इनकी कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और लोकसभा में भी इनके मेंबर्स जाते हैं, कुछ सीट्स हैं। बाकी मैक्सिमम मतलब बाकी सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ के जितनी यूनियन टेरिटरीज हैं उनके पास कोई इस तरह की पावर है नहीं। और उस टाइम पे भी ऐसा ही था, यूनियन टेरिटरी के पास कुछ खास पावर होगी नहीं। तो यहां तक हमने देखा कि हिमाचल किस तरह से एक यूनियन टेरिटरी बनता है।
अब अगली वीडियो में हम देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी बनने के साथ हिमाचल को प्रॉब्लम क्या थी, किन्नौर कब हिमाचल में जुड़ता है, और पंजाब का कुछ एरिया किस तरह से हम हिमाचल में जोड़ते हैं, और बाद में किस तरह से कांग्रेस जो है वो मानती है कि हिमाचल को एक स्टेटहुड आप दे दो, और 1971 में जाके हमें स्टेटहुड मिलता है। ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, और साथ ही हम मैप बनाना भी सीख लेंगे हिमाचल का बहुत ईजी तरीके से। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको सेम इस वीडियो के शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।